सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बिहार शरीफ। जो बिहार शरीफ है ना, यहीं पर लोदी का अभिलेख है। इसके मुताबिक ये हुआ है कि सिकंदर लोदी 1495-96 ईस्वी में बंगाल का हुसैन शाह सरकी इसको हरा करके बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया था। फिर मामला आता है 1504 का। सिकंदर लोदी ने बंगाल के नवाब अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पर पराजित करके उसके साथ एक संधि करके बिहार और बंगाल के बीच मुंगेर की सीमा रेखा निश्चित किया था। ये बाढ़ क्षेत्र कहाँ है? तो बाढ़ क्षेत्र जो हो जाएगा मोकामा के पास का क्षेत्र है। ठीक है, मोकामा के पास का क्षेत्र, जहां के एक विधायक है अनंत सिंह, बहुत चर्चे में रहे हैं। अगला देखिए, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? यह होता है काला और लाल मृदभांड। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। लाल मृदभांड जो होता है ना, व्यापक मात्रा में मिलता है। ठीक है, और विशिष्ट रूप से सातवाहन पूर्व निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। सातवाहन वंश से पहले इसका प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, सातवाहन से पहले, सातवाहन से बिफोर इसका प्रमाण नहीं मिलता है लाल मृदभांड का। ठीक है, एक होता है गेरुआ लिपित चित्रित मृदभांड जो होता है, ये अधिकतर उत्तर भारत जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो चित्रित धूसर होता है और कई क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़ा होता है। और दक्कन के सातवाहन पूर्व चरण का प्रमुख सूचक भी ये नहीं माना जाता है। कौन सा? गेरुआ लेपित वाला। काला लाल मृदभांड जो होता है ना, दक्कन में लौह युग हो गया और सातवाहन पहले, ठीक है, सातवाहन से पहले का, ये ना सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक संकेत मिलता है, जहां से लाल और काले का दोनों का मिल जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आसान सा जवाब, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये सही जवाब हो जाएगा। जहां पर बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखमय है और दुख का कारण अपनी इच्छाएं और लालसाएं हैं। बुद्ध के अनुसार ही लालसा पर विजय प्राप्त करने के निर्वाण प्राप्त होती है, जिसका अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना। निर्वाण कहिए या फिर मोक्ष कहिए, हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? मोक्ष मिलना, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? यह हुआ था किसके किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। पहला विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका परिणाम निकला था कि दोनों देश के बीच भारत के दृष्टिगोचर हुए थे। फ्रांसीसी ने सेंट जॉर्ज को अपने आधिपत्य में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले कार्यरत हुआ था। ठीक है, ठीक है, कौन सा? फ्रांसीसी, डुप्ले नाम है उसका। क्या चीज? डुप्ले। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट पहले देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। 1785 से 93 कॉर्नवालिस का रहता है गवर्नर। भूराजस्व की एक पद्धति के रूप में जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का सूत्रपात इसी ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा स्टेटमेंट, लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कब? इसका शासनकाल कब से तक था? कब से कब गवर्नर था? 1868 से 72 के बीच। 1871 ईस्वी में पहली बार जनगणना करवाया था, लेकिन इस जनगणना में काफी त्रुटियां भी मिली थी, जिसके कारण इसको आधिकारिक मान्यता नहीं मिल पाई थी। बाद में फिर इसने 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आया था, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसके कार्यकाल में पहला आधिकारिक जनगणना करवाया गया था और इसी को मान्य माना गया 1881 का। स्टेटमेंट तो वैसे दोनों सही दिया गया है, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, रॉयल टाइटल्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1509 से लेकर के 1529 तक। इसमें ना तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान का चर्चा मिलता है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, जिसको अष्टदिग्गज कहा गया है। कृष्णदेव राय स्वयं भी तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा के विद्वान थे और उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यवाद की रचना किया था। उसका नाम है अमुक्त माल्यवाद, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और फिर संस्कृत में जामवती कल्याणक जो ग्रंथ है, नाम है उसका जामवती कल्याणम। ये किस भाषा का है? संस्कृत का। ठीक है, और ये किस भाषा का है? तेलुगु का।
ठीक है, तेलुगु का। और ये दोनों रचना जो है किनका है, कृष्णदेव राय की रचना है, अलग अलग भाषा में, तेलुगु ये संस्कृत में। अगला देखिए, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता की स्थिति को प्रदान की गई थी। ये दीवानी अधिकारिता मिली थी कब, 12 अगस्त 1765। पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर 3 बड़ी शक्तियां एक साथ मिला था, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की सेना। तीनों को बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को पराजित करता है। फिर 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि कर ली, कब, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि। उसके बाद आता है मामला बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र। यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कंपनी को दीवानी अधिकारिता यानी कि भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को मान्यता मिल जाता है। इसके बाद व्यापारिक कंपनी ने एक जमींदारी शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं से उद्भव होता है और आगे चलकर उसने अपनी इसी परिस्थिति का लाभ भी उठाया और भारत को अपने उपनिवेश के रूप में स्थानांतरित कर लिया था। यहीं से मामला फिट हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। यहां पर दिया गया, इसको देख लेते हैं कौन सा क्या ईयर होगा, उसी के अकॉर्डिंग बैठा लेंगे। वास्को डी गामा की दूसरी बार यात्रा 1502 में, पहली बार यात्रा कब हुआ था, 1498, दूसरी यात्रा हुआ था 1502। अंग्रेजी व्यापारी मिडेन हॉल की भारत यात्रा, ये आया था 1599, ठीक है, 1599, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधी 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1664, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616 में, 1616 में। अब बैठा लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 के बाद आ जाएगा 5वां, फिर चौथा, एक यहां पर गड़बड़ हुआ सिर्फ 5 4, 1 2 3 5 4 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 5 और 4, विकल्प सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है। आसान सा जवाब साहित्य रत्न यहां पर हो जाएगा। साहित्य रत्न यहां पर नहीं लिखा गया है, किनके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। अब ये बताइए कि ये वाला जो है साहित्य रत्न किसके द्वारा लिखा गया, आप लोग कमेंट करना। और एक चीज और जान लीजिए, तुलसीदास जो थे ना अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 प्राचीन भारतीय राजवंश, दूसरा सूची है राजधानी। इसको सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। सातवाहन वंश कैसे संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा पैठन से, ठीक है, पैठन से। कदम्ब हो जाएगा बनवासी, ठीक है, इसकी राजधानी बनवासी। चंदेल का महोबा, चंदेलों का महोबा, और सुंग का पाटलिपुत्र। यहां पर हो गया 2 4 3 और 1, 24 31। चलिए भैया, 24 31 विकल्प भी करेक्ट हो गया। अगला देखिए, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है, 14 और 18। आसान सा जवाब विकल्प सी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, और यहाँ कूट की सहायता से उत्तर चूज करना है जो कि सही कथन होगा। एक एक करके देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। यह स्टेटमेंट सही दिया गया है, गलत दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। डेट था 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 1784 का। तो ये वाला स्टेटमेंट तो भैया सही हो गया, जिसमें भारतीय इतिहास को भी शामिल किया गया था, साहित्य और विज्ञान तो था ही। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इस संस्था के गठन का समर्थन और प्रोत्साहन किया था, लेकिन बाद में इसका अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया था। अगला देखिए, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया गया। बिल्कुल सही दिया गया। ऐसी सोसाइटी था ना, ये सोसाइटी भारतीय ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद को बढ़ावा दिया था। जो चार्ल्स विल्किंस थे, इनके द्वारा ही भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में प्रकाशित किया गया था। तो भैया ये वाला तो सही हो गया, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया। सही जवाब अनटू दिस लिस्ट, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ये गुजराती में अनुवाद किया था इन्होंने और इसका शीर्षक रखा था सर्वोदय। ये इंग्लिश में पुस्तक है और इसको गुजराती में अनुवाद किया था किसने, गांधी जी ने, और इसका नाम रखा था सर्वोदय।
ठीक है, गुजराती वर्जन किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिसमें ओटोमन साम्राज्य के विघटन और औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था? एक बात तो जान लीजिए कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री मत समझना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट एडीओ के सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये साफ साफ सुन लीजिए, कई इंस्टीट्यूट वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन डाल देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर जो चर्चा किया गया पहला विश्व युद्ध, ये दिया गया है किसके संदर्भ में? मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, सेवर्स की संधि। अगला है, काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? ये किसका था बचाव समिति का गठन? तो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में किया गया था। 1925 का मामला था, 9 अगस्त था ना, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। अगला देखिए, मेगास्तिरंज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए यह लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है। इस तरह के कई स्टेटमेंट्स एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने लिखवाया था सुपर 30 वाले बैच में। जिन बच्चों ने सुपर 30 टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, जाइए ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा 8676934039, इस नंबर पर जाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए और इसका अभी ऑफर चल रहा है 199 का, सुपर 30 बैच ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले तो इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं, हो जाएगा पांड्य वंश का शासन था, ठीक है, इनके द्वारा संचालित होता था। अगला देखिए, चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। यह ना पाटलिपुत्र का अस्पताल है, इसी का इसने वर्णन किया था और यह लिखा भी था कि यह शहर जो है बहुत समृद्ध था और लोग यहाँ के ईमानदार है। साथ ही राजमार्ग जो थे और विश्राम गृह यहाँ पर यह भी उपलब्ध था। बहुत अच्छे से चर्चा किया है ये फाहियान ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची में ऐतिहासिक स्थल दिए गए, दूसरे में उससे संबंधित राज्य दिए गए। मिलान करते हैं। यहाँ पर भीमबेटका जो है ये संबंधित है किससे? ये मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जो अपने शैल चित्र के लिए जाना जाता है। कहां पर है? ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा और ये शैल चित्र के लिए फेमस है। जो भी फैक्ट है ना वो लिखना जरूरी है, क्या पता पूछ दिया जाए किससे संबंधित है, तो शैल चित्र के लिए, ठीक है। पुरातात्विक स्थल है, पूछा जाता है पुरातात्विक स्थल है, निम्न पुरापाषाण का है, क्या होता है, पुरापाषाण कालीन है, ये देखना है। सोल टेम्पल ये तट मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, तो तमिलनाडु महाबलीपुरम, ठीक। तीसरा है हम्पी, तो हम्पी का जानते हो आप लोग किस नोट पर छपा है हम्पी का चित्र, कमेंट करना। एक कर्नाटक में है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का खंडहर क्षेत्र बन गया है, ठीक है। अगला देखिए मानस है, तो मानस तो राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी है ये असम का। तो ये तो हो गया भैया 2 3 4 और 1, सॉरी 4 3 2 1 होगा ना, नहीं 2 3 4 और 1 होगा, 2 3 4 और 1, 23 41 2 3 4 एंड 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची में संगठन, दूसरे में संस्थापक दिया गया है। मिलान करते हैं इसको। लैंड होल्डर सोसाइटी किससे संबंधित है? द्वारकानाथ टैगोर से, इसको मिला दीजिए चौथे से। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी संबंधित है विलियम एडम्स से। इंडियन सोसाइटी किससे संबंधित है? आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन S.N. बनर्जी। 4 3 2 and 1 सीधे उल्टा हो गया, 4 3 2 and 1, 4 3 2 and 1 पहला ही हो गया, इधर उधर खोज रहा हूं मैं भी। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बार्काचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत पहला हो जाएगा। और द्वैतवाद की कही जाए तो ये माधवाचार्य आज ही टेस्ट हुआ था, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाते हैं उसमें मिलान करने के लिए वाला प्रश्न भी आया था। शुद्धाद्वैत जो शुद्ध अद्वैतवाद है ये कौन सा होगा? शुद्धाद्वैत वेदांत हो जाएगा वल्लभाचार्य। आप लोग ना 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखा कीजिए। विशिष्टाद्वैत हो जाएगा जो योग अद्वैतवाद कहते हैं, रामानुजाचार्य का है, रामानुजाचार्य जी का। चलिए आगे देखिए। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा इसमें ब्राह्मणी का भी था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक सारे हो जाएंगे 4।
विकल्प बी राइट आंसर होगा। और इस पर ना कई लिपि थे जो कि मध्य भाग पूर्वी भाग में अलग अलग जगह अलग अलग मिला है। खरोष्ठी लिपि की बात कही जाए इसमें से, खरोष्ठी लिपि जो है अशोक के शिलालेख में जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था ना, इस क्षेत्र में ज्यादा यूज हुआ था, और खास करके पाकिस्तान में, पाकिस्तान गुजरात राजस्थान की तरफ पाकिस्तान का जो पार्ट है वहां पर ज्यादा यूज हुआ था। और अरामाइक लिपि जो है, अरामाइक लिपि अशोक के साम्राज्य के नॉर्थ वेस्ट में ही हुआ था। ये अफगानिस्तान वाला पार्ट, अफगानिस्तान वाला पार्ट में ज्यादा यूज हुआ था, और पूर्ववर्ती जो अचमेनिद साम्राज्य से ज्यादा इसको प्रभावित करता है। और ग्रीक जो होता है ना, कुछ शिलालेख विशेष रूप से कंधार जो अफगानिस्तान में यूनानी लिपि भाषा में भी लिखा गया था। अशोक के समय देवनागरी का भी यूज हुआ था, शारदा लिपि का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, देवनागरी भी नहीं हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी। देवनागरी पूछा जाए कौन सा नहीं हुआ था तो कंफ्यूज नहीं होना, देवनागरी प्लस शारदा अशोक के समय में इस लिपि का यूज कट कीजिए नहीं हुआ था। और कई अभिलेख है जो यूनानी लिपि का भी यूज माना जाता है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। अगला देखिए, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। इस तरह के स्टेटमेंट मैंने सुपर 30 वाले बैच में एंशिएंट इंडिया में लिखवाया है। अभी मिडाइवल वाला पार्ट चलेगा, वहां पर भी लिखवाएंगे। एंशिएंट से भी बहुत सारे स्टेटमेंट लिखवाए गए हैं, वहां पर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ये स्टेटमेंट किनका है, किस हिस्टोरियन का है, किस इतिहासकार के बारे में जो आया था, यात्री वृत्तांत जो लिखा था, कई जैसे कि वैनसांग वगैरह आया था और कई सारा था, उसका क्या क्या स्टेटमेंट था वो मैंने लिखवाया था। अभी मिडाइवल में जैसे आएंगे इस तरह का स्टेटमेंट भी आपको लिखवाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने मेगा मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, 249 का ऑफर चल रहा है। इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8676934039 पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास 60 से 80 दिन का समय बचा है, 249 का इसका ऑफर चल रहा है। और जो बच्चे पहले से ज्वाइंड हो उनके लिए फिर से ज्वाइन नहीं करना है, वो पहले से ज्वाइंड है। जो नए बच्चे हैं ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 40 मॉक टेस्ट है और डेली 25 क्वेश्चन का अभ्यास होता है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी दरोगा वाला एग्जाम हुआ था, दरोगा वाले में 250 प्रश्न दिया था, 47 प्रश्न इसका दरोगा में आया था हमारे नोट्स से, जो मैंने 250 क्वेश्चन का नोट्स दिया था। और जो बच्चे एग्जाम दिए थे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी देख लिए होंगे, जो क्वेश्चन मैंने दिया था 250 क्वेश्चन, जिसमें कि 47 क्वेश्चन आया था। 47 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट था, और बाकी जो बचे 12 क्वेश्चन थे वहां से उस टॉपिक से उठा करके दिया गया था, जो कि बच्चे सारे सॉल्व करके आए। उम्मीद है जिन बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया था उनका दरोगा का पीटी भी निकल जाएगा। इसी तरह एडीओ में भी होगा, जब सुपर 30 लास्ट में स्टार्ट करेंगे, इसी में मेगा मॉक टेस्ट के बाद सुपर 30। तो मेगा मॉक टेस्ट में आपका जो जीरो बेसिस है, बेसिक मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सुपर 30 में आप लोग टेस्ट लेकर के आखिरी 15 दिनों में इस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट कर लोगे मार्च के महीने में। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए मेगा मॉक टेस्ट जाकर के। अगला देखिए, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा, फतवा जारी किया गया था अकबर के खिलाफ, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और यह फतवा 1580 में जारी किया गया था। चलिए आगे देखें, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा शहर था? आसान सा जवाब, विकल्प ए अमृतसर हुआ करता था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं, बेबी को बेस्ट पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है, और दिल्ली हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था किसको? हडसन जो लिखा करता था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट विलियम हडसन। यहीं से जो है ना बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद परिवार के साथ शरण ले लिया। घटना के बाद भारत में मुगल वंश के शासन को अंततः चिन्हित किया गया कि यहां से कहानी खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते? जंगल वाला दो स्टेटमेंट मैंने दरोगा वाला में भी लिखवाया था, एडीओ वाले में भी लिखवाऊंगा अभी कुछ दिनों बाद, जब मिडाइवल पार करेंगे मॉडर्न में आएंगे तब। ये स्टेटमेंट जो दिया गया था राजा राम मोहन राय का स्टेटमेंट था, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेम इसी तरह से कहा था। कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट जंगल पर ही था, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग फटाक से। उसने कहा था कि बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जंगल जंगल दो मामला है, जंगल वाला मामला, ये जंगल का मामला जो स्टेटमेंट है राजा राम मोहन राय का है, और कॉर्नवालिस का मामला क्या है? बंगाल का 1/3 हिस्सा जो है केवल जंगली जानवरों से आबाद जंगल में तब्दील हो गया है। ये स्टेटमेंट कॉर्नवालिस का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
39 देखिए, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि ना सही से आप लोग को दिख पाएगा। अब सही है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, ये कलकत्ता में किया गया था। विकल्प बी राइट आंसर हो गया 1819 ईस्वी में। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, सन 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना भी हुई थी। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया भैया। दूसरा देखिए, 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अभी मैंने बताया ये हुआ था। और ये संस्था ना पहले से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि पूर्व के देश जो प्राच्य देश थे, इससे ज्ञान विज्ञान हो गया, अध्यात्म से संबंधित बातों का अन्वेषण किया जा सके। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिया गया है, दोनों हो जाएगा राइट आंसर विकल्प सी। सूची 1, सूची 2, पहले सूची में क्या दिया गया है? विद्रोह दिया गया, दूसरे में नेतृत्वकर्ता। मिलान करना, मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। चलिए यहां पर कोल विद्रोह, ये ना जो दिया गया ना कोल विद्रोह, ये वाला सेम टू सेम ये वाला पूछा गया था अभी बिहार दरोगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन यहां पर सूची 2 में उसका ईयर पूछा गया था, इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में नहीं, कब हुआ था ये पूछा गया था, सेम टू सेम। कोल विद्रोह के बारे में बताइए कब हुआ था कोल विद्रोह? तो ये हुआ था 1831-32 में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र से बुद्धू भगत थे, ठीक है। बुद्धू भगत कहां पर? छोटा नागपुर क्षेत्र। मैं सारा क्लियर कर दूं ताकि आपको फायदा हो। खासी विद्रोह 1833 का मामला है, 1833 का मामला। तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, असम का क्षेत्र, याद होगा आप सभी को, कहां का? असम का मामला है ये, ठीक। ये छोटा नागपुर का था। संथाल विद्रोह ये हो जाएगा 1855-56, ठीक है, 55-56। नेतृत्वकर्ता सिद्धो कान्हो, याद है। और कौन से एरिया में हुआ था? ये झारखंड का क्षेत्र था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने JH। और चेरो विद्रोह भूषण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे और हुआ था ये 1800 ईस्वी का मामला था, पक्का पूरी 1800 ईस्वी। ये भी मामला है कहां का? झारखंड का, लेकिन झारखंड का क्षेत्र है पलामू, पलामू क्षेत्र का मामला है। तो सारा चीज हो गया। यहाँ पर नेतृत्वकर्ता पूछा जाए, ईयर पूछा जाए, कौन से क्षेत्र में हुआ था, तो सब टिक कर देना, एक भी नहीं बचेगा। और इसका आप देख लेते हैं कौन सा कूट होना चाहिए। तो पहला का चौथा हो गया, उसके बाद पहला हो गया, फिर तीसरा दूसरा, ठीक है। 41-32, 41-32, 41-32 नहीं है भाई, 4132, सॉरी 4231 होगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, 4231, 42-31 होगा ना, ठीक है। 4213 विकल्प डी राइट आंसर होगा, था ना। पहला का चौथा था, उसके बाद दूसरे का पहला था, ठीक है, दूसरे का दूसरा था ना, दूसरे का दूसरा हो गया। यहाँ पर जितना ना मिलान हो गया, दूसरे का दूसरा था, तीसरे का पहला था। हाँ चलिए सही है, 4 2 1 and 3 हो गया। अब मिलान नहीं करना है, सिर्फ वहां से टिक कर लेना, आंसर देख लेना, वो काफी है। मिलान करने में थोड़ा सा समय भी बर्बाद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? राइट आंसर हो जाएगा 23वां अधिवेशन था, विकल्प डी राइट आंसर हो गया। अध्यक्ष चुनने के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस में विवाद हो गया था, जिसमें गर्मपंथी और नरमपंथी में दो दल बना था, याद होगा आप सभी को। और यह विवाद जो हुआ था ना, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के प्रयोग को लेकर के गहरा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों पक्ष में संघर्ष के बाद विभाजन हो जाता है। और अध्यक्षता कौन करते हैं इसकी? रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, RBB इसकी अध्यक्षता करते हैं। संसार के विशालतल गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहां स्थित है? यह बीजापुर का हो जाएगा, पहला विकल्प राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? राइट आंसर हो जाएगा उज्जैनिया राज, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैनिया राज इस पर शासन नहीं करता था। यहाँ पर ना महत्वपूर्ण शासक जो संग्राम देव थे, ओमकार देव, दुर्लभ देव, ये राजा राम शाही, राजा नारायण मल, ये सभी इसमें शामिल होंगे। और अफगान के साथ अच्छा संबंध इन लोग का बनता था। वर्तमान में बात कही जाए तो भोजपुर में उज्जैनिया राज का स्थापना शैतान सिंह ने किया था, ठीक है। किसने? शैतान सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता कौन थे? इसके वार्ताकार कौन थे? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे, विकल्प डी होगा, ए और बी दोनों। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आता है और सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है।
पूरा नाम में सर लगा देता था, अपने आप को सर कहता था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? इसमें से विरोध किसका? कर्म के सिद्धांत का विरोध नहीं किया था दयानंद सरस्वती ने। बाकी तंत्र मंत्र, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज के पुरजोर विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, कर्म के सिद्धांत का विरोध इन्होंने नहीं किया। मिलान करना है यहाँ पर, नीचे दिया गया कूट की सहायता से सही उत्तर का भी चयन करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन और पहला न्यायालय मामला आता है। तो बंगाल में द्वैध शासन और बंगाल में न्यायालय की स्थापना, जो नहीं दिया गया है वो भी लिखेंगे यहाँ पर, छूटना नहीं चाहिए एक भी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि, ठीक है, पहला हो गया सहायक संधि। डलहौजी के द्वारा राज्य विलय का नीति हो गया, और इसके साथ इसने क्या किया था? हड़प नीति भी अपनाया था। ठीक है, हड़प नीति भी डलहौजी ने अपनाया था। कर्जन ने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था, तो ये हो जाएगा। इसके साथ साथ इसने और क्या किया? बंगाल का विभाजन भी करता है ससुराइए, बंगाल विभाजन 1905, याद होगा आप सभी को। तो कर्जन का मामला ये हो गया। तो क्या हो गया? 4, उसके बाद 1, 3 और 2, 41, 32, 41, 32 विकल्प बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया? आसानी हो जाएगा इसका आसान सा जवाब, विकल्प सी पुर्तगालियों ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार की, जो दमन और दीव है ना, यहीं पर अधिकार किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, विकल्प डी राइट आंसर होगा। और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था तो यहीं पर मारा भी जाता है सुल्तान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? हेस्टिंग्स था, आसान सा जवाब, विकल्प सी हो जाएगा। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन को समाप्त किया था। और शुरुआत किसने किया था? क्लाइव ने, शुरुआत इसने किया। और यहां पर क्या पूछा जा रहा? समाप्त, समाप्त भैया हेस्टिंग्स ने। चलिए अगला देखिए, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी के दबाने के लिए भेजा था? यह था अफजल खां, विकल्प बी हो जाएगा। 10 नवंबर 1659 का डेट था, 10 नवंबर ये 1659 का डेट था। ठीक है, और साहसी जीत हुआ था यहां पर मराठा साम्राज्य का, जहां पर बड़े भूमिका निभाया था इसने। शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा पूरे भारत में यहीं से फैल गया था। फिर एक था शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा था, जिसे शिवाजी को रोकने के लिए भेजा गया था, जो कि पुणे की लाल महल वाली घटना कहलाती है। फिर एक थे इनायत खां, जो सूरत का मुगल गवर्नर था, मुगल साम्राज्य का गवर्नर कहलाता था, और सूरत में वो गवर्नर था जब शिवाजी ने सूरत पर हमला किया था। एक थे सैयद बांदा, जो अफजल खां थे, इसका अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, जिससे मुलाकात के दौरान शिवाजी के साथी जीव महाला ने मार गिराया था किसको? सैयद बांदा को। ये सारे फैक्ट्स आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मीर बख्शी, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, मीर बख्शी। इसका काम होता था सैन्य प्रबंधन करना, जो सैनिकों की भर्ती होती थी उसका हुलिया दर्ज करना, और घोड़े को दागा जाता था, घोड़े की दागने की प्रथा थी उस समय। फिर मनसबदारी को प्रथा थे, वहां पर मनसबदारी प्रथा भी था, जहां पर मनसबदारों को उनकी रैंक देना होता था और उनके सैन्य दस्ते का निरीक्षण करता था, इसकी जिम्मेवारी भी दी गई थी मीर बख्शी को। वेतन भी देता था, सैनिकों का वेतन भुगतान भी इसके हस्ताक्षर के बाद ही होता था। और युद्ध के समय जो मीर बख्शी था सेना का मुख्य संगठक होता था, हालांकि वो हमेशा मुख्य सेनापति नहीं होता था, लेकिन मुख्य संगठक कहलाता था। इसी तरह दीवान पद था, जो कि वित्त राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मीर समन था, जो कि शाही घराने से संबंधित था, जो कारखानों की जरूरत की देखरेख करता था। और एक था सद्र उस भद्र, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये धार्मिक मामला जैसे दान पुण्य हो गया, न्याय विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स भी आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से थे इसमें बताइए? थे इल्तुतमिश, विकल्प ए हो जाएगा इल्तुतमिश। ये पहला सुल्तान था जो फारसी यानी ईरानी राजतंत्रीय परंपरा को दिल्ली सल्तनत के ढांचे में अपनाया था। इसका योगदान की बात करें तो राजतंत्रीय आदर्श को अपनाया, एकता प्रथा को व्यवस्थित रूप से लागू किया था। और एक इसका था सबसे इंपॉर्टेंट आता तुर्कान चहलगानी, यानी 40 तुर्क सरदार का दल हुआ करता था, और इसी ने भारतीय सिक्कों का एकीकरण भी किया था, चांदी का टांका बनवाया था, तांबे का जीतल, जिस पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा यहीं से शुरू हुआ था। फिर खलीफा से मान्यता मिला था 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के खिलाफ, खिलात जो यानी खिलात यानी मान्यता प्राप्त होता है, इसका अर्थ खिलात,
ठीक है, खिलाफ नहीं, खिलाफ इसका मतलब होता है मान्यता प्राप्त। ये वर्ड ध्यान रखना हिस्ट्री का, मान्यता प्राप्त होता है, जिससे कानूनी रूप से स्वतंत्र सुल्तान का दर्जा मिल गया था। तुर्कान चहलगानी जो 40 तुर्क का सरदार है, इसी की वजह से रजिया को भी आगे दिक्कत आया था, जहां पर रजिया का चारित्रिक हनन किया गया और उसको एक अयोग्य राज्ञी घोषित किया गया था कि ये रानी अयोग्य है। तो यहाँ पर ये चालीसा का गठन इसने किया था, चालीसा को समाप्त किसने किया था, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है? आसान सा जवाब हो जाएगा ये सारे। जल संरक्षण तकनीक हो गया, नगर 3 विभागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, ये भी सही दिया गया है। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, ये सारे के सारे जो हो जाएंगे धौलावीरा से प्राप्त हुए, तो यहाँ पर ये सही दिया गया है, ठीक है। त्रिस्तरीय नगर था और उन्नत जल प्रबंधन, यहाँ से ना विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं खास करके, इसलिए जाना जाता है। स्टेडियम जो साइन बोर्ड, जहां दुनिया के सबसे पुराने स्टेडियम खेल के मैदान के अवशेष मिले हैं, साथ ही 10 बड़े अक्षर वाला साइन बोर्ड भी मिला है यहाँ पर। साइन बोर्ड होगा ना 10 अक्षर वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। हो सकता है पूछ दे एग्जाम में साइन बोर्ड वाला, ये भी कहां से, धौलावीरा से ही मिला है। अगला देखिए, सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? ये हैदराबाद के निजाम थे और मुगल का सूबेदार मुवारिज खान था, इसके बीच लड़ा गया था, जहां पर मुगल बादशाह ने निजाम की शक्ति को कम करने के लिए मुवारिज खान, जो दक्कन का सूबेदार था, इसको यहां पर भेजा था। परिणाम क्या हुआ? निजामुल मुल्क खान की जीत होती है और मुवारिज खान युद्ध में मारा जाता है, जिसके बाद हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना होती है। कौन सी? आसफ जाही वंश, यहीं पर इस वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक। तो विकल्प कौन सा होगा? डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हुआ था, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, जो 10वें और अंतिम गुरु थे किसके? सिख धर्म के। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना के समय इस प्रथा को शुरू किया था, जिसमें 5 ककार धारण करना अनिवार्य बताया गया, जिसमें कि केस का वर्णन था। केस मतलब बिना कटे बाल, फिर कंघा का था, मतलब कि स्वच्छता के लिए कंघा रखना है। कड़ा था, कड़ा मतलब हाथ में लोहे का कंगन पहनना होता था। कच्छ होता था, कच्छ मतलब होता फुर्ती और आत्मसंयम के लिए कच्छ पहनना होता था। और आत्मरक्षा के लिए कृपान, देखते होंगे सिख लोग ना एक चाकू या तलवार रखते हैं, तो आत्मरक्षा के लिए तलवार या चाकू रखना अनिवार्य था। 2 गुरु 3 गुरु के बारे में पढ़ लेना। एक तो गुरु अंगद देव के बारे में, जो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और लंगर व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। एक गुरु अर्जुन देव के बारे में देख लेना, जो कि आदि ग्रंथ का संकलन किया था और स्वर्ण मंदिर जो हरमंदिर साहिब है इसका निर्माण भी करवाया था इन्होंने। एक गुरु तेग बहादुर को पढ़ लेना, जो धर्म मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, ठीक है। किसको औरंगजेब ने फांसी चढ़वाया था, उस गुरु का नाम आप लोग कमेंट करना। अगला देखिए, किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिया और देश छोड़ दिया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प कौन सा? डी हो जाएगा, 1868। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? इनमें से सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा था, ठीक है। और इसी व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया था और जमीन जो है उनकी निजी संपत्ति बन गई थी, जिससे वो कभी भी बेच सकते थे या फिर उसको गिरवी भी रख सकते थे। किसान को पारंपरिक अधिकार मिला था, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन पर खेती कर सकते थे, वो सारा यहाँ पर एंड हो जाता है और अपनी ही जमीन पर केवल किराएदार बन के वहां पर रह जाते थे, जिससे जमींदार कभी भी वहां पर बेदखल कर सकता था, ठीक। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? कल भी मैं बोला हूं बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, हडसन ने किया था। हडसन वाला मामला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो दिल्ली को विरोधियों को वापस छीनने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ था और मारा गया था, जॉन निकलसन। उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जे की मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर कर्नल नील आया था, नील नाम था उसका, वो बहुत क्रूर कहलाता था, कुख्यात था। लखनऊ में विरोधियों को लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जनरल हैवलॉक आता है, जो लखनऊ में विद्रोह से लड़ते हुए उसकी भी डेथ हो जाती है। विलियम हडसन आता है दिल्ली, बहादुर शाह जफर का बेटा, और पोते को मार डालता है, लेकिन विद्रोह के दौरान उसकी भी यहाँ पर मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। विलियम हडसन की मृत्यु यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था, अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हडसन था ये। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? ये कहां का नारा था?
तो ये पावना विद्रोह का नारा था। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। पावना विद्रोह 1873 से 76, याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये भी देख लेना, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह और पाइक विद्रोह, इस सारे विद्रोह कब हुए थे आप लोग देख लेना। अभी यहाँ पर ज्यादा विस्तृत करेंगे, टेस्ट लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में एक संबंध में विचार करें। यहाँ पर दिया गया 4-5 दिया गया, सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से बताइए कौन कौन सा करेक्ट होगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले ये जान लीजिए 1884 में हुआ था। कहां हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। विष्णु शास्त्री और चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर इसकी नींव रखी थी। इसमें महादेव बल्लाल नामजोशी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। ठीक है, और इस सोसाइटी ने 1885 ईस्वी में क्या किया था? पुणे में प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करवाया था। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करवाया था। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, महादेव बल्लाल नामजोशी थे, और कौन थे? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, और इसमें गोपाल गणेश आगरकर। ये ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं थे। 1 2 3 4 हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस त्रिरत्न घटक नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो निर्वाण हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी। कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही दिया गया है कण्व वंश के बारे में? तो ये शासन थोड़े समय तक रहा था, लगभग 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहा था इसका शासनकाल। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की संस्थापना की थी। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही दिया गया। दूसरा है, कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली थी। ये भी सही है। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा सालों तक शासन किया। यहाँ साफ साफ दिख रहा है 200 साल तो छोड़िए, यहाँ पर लगभग कितना 45 साल शासन किया ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत था। पहला दूसरा सही है, केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सही पूछा जा रहा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? 4 स्टेटमेंट दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना इसी वजह से हुआ था, जिसमें कृत्रिम रंगों का आविष्कार हुआ करता था, बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया था, किसानों पर बहुत इफेक्ट पड़ा था, और यहाँ पर इसी समय प्रमुख किसान आंदोलन भी होते हैं। अगला देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 1882 का मामला है, हंटर आयोग, और इसी की अध्यक्षता में। इसका मुख्य कारण 1854 ईस्वी में जो वुड्स डिस्पैच आता है, पढ़ते हो गए आप लोग, मॉडर्न हिस्ट्री पर हो गए तो, वुड्स डिस्पैच वाला मामला। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले सूची में समाचार पत्र दिया गया, दूसरे में उसके संस्थापक के बारे में दिया गया, मिलान करना है। इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, दूसरा हो गया। द पायनियर के संस्थापक कौन थे? तो जॉर्ज एलेन, तीसरा हो गया। लीडर के मदन मोहन मालवीय, पहला हो जाएगा। और द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और नेशनल हेराल्ड की स्थापना जो है ना 1938 में किया था जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 ईस्वी में, ध्यान रखना है। पायनियर की स्थापना हुआ था कब? 1865 में, ध्यान रखना है। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4। अब भाई देख लो, कूट 2, 3, 1 और 4 कहां है? कूट में मिले तो मिले, नहीं तो यहां पर सही दिया गया 2, 3, 1 और 4, विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? इस तरह के स्टेटमेंट मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में लिखवाया है। मिडाइवल चलेगा, मिडाइवल में भी लिखवाएंगे और मॉडर्न का भी लिखवाएंगे। तो आप लोग मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, बीपीएससी एडीओ मेगा मॉक टेस्ट, जहां पर 249 का ऑफर चल रहा है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और इसके बारे में पता कर लीजिए, अभी के अभी पता कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि लगभग 4 मॉक टेस्ट ही अभी हुए हैं। तो आप लोग ज्यादा अभी पीछे नहीं हो, ज्वाइन कर लीजिए। 249 ऑफर का फायदा उठाइए। 26 जनवरी के अवसर पर यह ऑफर चल रहा है। अभी जाइए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर पता चल जाएगा इसके बारे में विशेष जानकारी। चलिए अगला देखिए। चलिए, इसका क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता, विकल्प सी हो जाएगा निवेदिता। इनका नाम ना मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और आयरिश मूल की भारतीय सेना सेनानी थी। ठीक है, सिस्टर निवेदिता। अगला देखिए, निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा।
पूर्ण सार्वजनिक सभा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? 1884। डेट यहां पर लिखना जरूरी होता है। जो एमबी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर इसमें शामिल थे। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, याद होगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, जॉर्ज थॉमसन, याद होगा। कौन? जीटी जॉर्ज थॉमसन। ये सारा ध्यान रखना है। 1875 का आ जाएगा पूर्ण सार्वजनिक सभा। अगला देखिए, निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करे? ये प्रोत्साहन करने वाले कौन थे? जिन्ना थे। विकल्प डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने का फैसला किया था, तो उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। उस समय जिन्ना जो थे एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पक्षधर थे, जहां पर गांधी जी को आगाह किया था कि राजनीति में धर्म और धार्मिक कट्टरपंथियों को शामिल ना करे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में खुद गड़बड़ कर दिए। सत्ता का लोभ यही होता भाई। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे? आसान सा जवाब हो जाएगा, एस.एन. बेकर और आर.सी. मजुमदार थे। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। द सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 में लिखा है कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट आर.सी. मजुमदार के द्वारा दिया गया था।